मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक शेयर करना था, वो था कि क्वांट फेस्ट का एक्सपीरियंस था। कि क्वांट फेस्ट में क्या हुआ था इस साल कि जो एक्सक्लूसिवली आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए था। हाँ, अब अगला सवाल ये है कि प्रॉब्लम ऑफ एआई एंड चीटर्स इन कोडिंग कॉन्टेस्ट। मैंने 2-3 बच्चों से बात की जिनका गूगल के लिए पहला एचआर से इंटरेक्शन हुआ था। तो गूगल का प्रोसेस ऐसा रहता है कि इंटरव्यू से पहले ओए नहीं रहता, एचआर का एक कॉल आता है और 10 to 15 मिनट का डिस्कशन होता है। तो उसमें वो पूछते हैं कि हमने डीएसए के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, और स्पेसिफिकली बोलते हैं कि सीपी के मत बताओ, सिर्फ डीएसए वाले बताओ। ओके। और अगर हमने 500 से कम आंसर दिया तो वहीं पे रिजेक्ट कर देते। तो उसे डीएस एंड सीपी को कैसे अप्रोच करना चाहिए? समझो उसको स्क्रैच से शुरू करना है, तो कहाँ से करना चेन्नई में हम तीनों थे। है? हाँ। तो चेन्नई में हमने अपने कॉलेज की अभी तक की सबसे हाईएस्ट रैंक लाई, जो कि 47 थी। पहले कैसा था कि मैं ड्यू टू डी अगर कर दिया हाँ। तो मेरी रेटिंग बहुत जल्दी बढ़ जाती थी, क्योंकि एआई डी सॉल्व कर ही नहीं पाता। पर अभी वैसा सीन नहीं है, अभी कोई सा भी क्वेश्चन हो एआई सॉल्व कर देता है। सही। तो अभी आईसीपीसी की भी बात करते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन कि व्हाट एग्जैक्टली इज आईसीपीसी फॉर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो मेरे साथ जो मेरा रूममेट था वो आईआईटी रुड़की का था, अच्छा। और वो भी थर्ड ईयर का ही था। तो उसका ये रूब्रिक में हो गया था अभी इंटर्न के लिए। तो Hello everyone and welcome to another episode. And today with us we have Vishwatej. So Vishwatej is one of the, if not the best coders of our college. Hi Vishwatej. hello everyone, and yeah, like it's great to be in this podcast and guide some juniors. So I will introduce myself. So I'm a third year IT student. I'm an expert on code process. I have done internship at Simons. I'm an ICPC regionalist, double ICPC regionalist, and won multiple coding contests. And like I have been consistent on code process from past 2 to 1.5 years. And I got AIR 47 in ICPC regionals, and like this year I got AIR 112 in double ICPC regionals also. थैंक यू विश्वतेज आने के लिए। तो जो लोग देख रहे हैं उनको सुन के पता ही चल गया होगा कि क्या लेवल के स्किल्स हो गए विश्वतेज के। तो आज के जो फॉर्मेट रहेगा वो ऐसा रहेगा कि मैंने और विश्वतेज ने ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं बहुत सारे। पहले तो उसके जर्नी के बारे में, एंड दूसरे कुछ ऐसे सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते हैं। तो वी विल टैकल देम वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ यू विश्वतेज। व्हेन डिड यू लर्न दैट ऐसा कोडिंग जैसा भी कुछ चीज होता है, एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट कोडिंग? ओके, तो फर्स्ट ईयर में क्या था कि मुझे डीएसए के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में मुझे पता चला कि कोई भी इंटरव्यूज़ या वो सब क्रैक करने के लिए तुम्हें 2-3 चीज़ें चाहिए होती है, उसमें से एक डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे कि फैंग कंपनीज़ हो गई, जो इंपॉर्टेंट कंपनीज़ है वो डीएसए पूछती है। तो मैंने क्या किया था फर्स्ट ईयर में, ये सुनते ही एक अपना कॉलेज का कोर्स लिया था, जैसे कि सारे बच्चे करते हैं ऑलमोस्ट। तो कोई भी कोर्स ले लेते, मैंने अपने कॉलेज का कोर्स लिया था। उससे क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर मिला। मैं रिकमेंड नहीं करता सबको कि तुम्हें लेना ही चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी। और मैंने डीएसए के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एचडीएल होते हैं, रिकर्जन क्या होता है, कोड कैसे करते हैं, चीज़ें काम कैसे करती है, वो वहाँ से स्टार्ट किया। और जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमें सी प्रोग्रामिंग होती है, तो वो भी मैं साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर ही रहा था। पर मुझे तब तक प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता नहीं था, जैसे लीड कोड जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो सब चीज़ें। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे पता चला कि लीड कोड जैसे भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। और मैंने क्या किया कि फर्स्ट ईयर से एंड से स्टार्ट किया। फिर जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो तो डिफ़िकल्टी ये रहती है कि तुम्हें पता नहीं होता हाँ। कि कैसे कोड करना रहता है, क्या फॉर्मेट्स है, एचटीएल जैसी चीज़ क्या है, और क्वेश्चंस एक्सेप्ट कैसे होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो मुझे 2-3 महीने लगे कि ये सारी चीज़ें समझने के लिए। देन तब से मैंने लीड कोड कंसिस्टेंटली किया एक सेकेंड ईयर के पहले 4-5 महीने। देन आई स्टार्टेड विथ, मुझे पता चला कि कोड शेफ है, कोड प्रोसेस, ऐसी भी चीज़ें है, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग है, आईसीपीसी के बारे में पता चला। तो तब से मैंने पहले कोड शेफ स्टार्ट किया,
फिर उसके 1 डेढ़ महीने बाद कोड फोर्सेस भी स्टार्ट किया और तब से अभी तक चालू है। ओके, नाइस। ये पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को धीरे धीरे पता चलना शुरू होता है। तो इसके बाद ना तुम्हारे जो रैंक्स है वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, राइट? तो तुम्हारे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने सेकेंड ईयर से कोडिंग एंड डीएसएससीपी शुरू किया होगा, लेकिन तुम्हारा ग्रोथ एवरेज से बेटर होगा ऐसा मैं कहूँगा। तो व्हाट इज द थिंग दैट मोटिवेट्स यू? अ, मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मुझे मज़ा आ रहा था। जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते और फिर वो खुद से करने के बाद मज़ा आता है, जैसे हम खुद से चीज़ें फिगर आउट करते हैं। और वैसे ही क्या हुआ कि जैसे हम कॉन्टेस्ट देते हैं और कॉन्टेस्ट में रैंकिंग्स आती है और कुछ कॉन्टेस्ट में रैंकिंग नीचे आती है, कुछ में अच्छी आती है। सो वो जो कॉम्पिटिशन है, वो हेल्दी कॉम्पिटिशन जब होता है, तब मज़ा आने लगता है और जैसे हम खुद को डे बाय डे इम्प्रूव करते जाते हैं। अ, ये सोचना नहीं है कि हमें क्या चाहिए और अभी नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। डे बाय डे अगर हम इम्प्रूव करते जाते हैं और जैसे क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड जब होने लगती है ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट कर देते हैं। और कोड फोर्सेस पे या कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एक सर्टेन पॉइंट के बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने लगती है। और वही है कि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो रही है तो तुम्हें छोड़नी नहीं है, खुद को सिर्फ इम्प्रूव करते जाना है, सॉल्व करते रहना है और एट लाइक 2-4 महीने के बाद तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिख ही जाएगा। ओके, मेरे को भी याद है मेरा फर्स्ट लीड कोड का क्वेश्चन ना टू सम था, और वो मेरे से हो रहा ही नहीं था। मैंने कितना पता है 3-4 घंटा एक दिन में पूरा कॉलेज में बैठ के कर रहा था, नहीं हो रहा था। उसके बाद शायद कुछ तो मैंने किया था और उससे हाँ एन स्क्वायर अप्रोच किया था, उससे हो गया था। तो मेरा फर्स्ट लीड कोड क्वेश्चन था, तो सॉल्व हुआ तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो अभी ना थोड़े स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्टेस्ट के बारे में भी जो तुमने बताया वो आगे भी उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम? ओके, तो डीएसए में कैसा रहता है, मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, हमें पता रहता है कि क्वेश्चन में करना क्या है, पर हमें फिगर आउट करना रहता है कि ये कैसे करना है, ये चीज़ कैसे होगी। पर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या रहता है कि क्वेश्चंस इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते, हमें खुद से फिगर आउट करना रहता है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, देन हमें फिगर आउट करना रहता है कि इस डिमांड को हम फुलफिल कैसे करें। ओके। और वही है, अगर तुम्हें इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है तो डीएसए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। पर जब तुम अच्छे लेवल पे कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हो तो डीएसए बहुत ही ईजी हो जाता है तुम्हारा। ओके, एंड पहले जब तुमने भी शुरू किया होगा तो डीएसएससी किया होगा मोस्टली, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ। तो डीएसए, तुमने सीपी एज ऐसे फुल टाइम सीपी वाला चीज कब शुरू किया? हाँ, तो क्या हुआ कि मैं जब सेकेंड ईयर में था, मेरे को आईसीपीसी करना था, तब मेरे को पता चला कि आईसीपीसी जैसी चीज़ है और करना है। और आईसीपीसी में कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है। हम्म। और फर्स्ट मतलब सेकेंड ईयर में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आईसीपीसी के लिए, तो तब मेरे से कुछ हुआ नहीं, मतलब रिजल्ट वाज नॉट गुड एट ऑल। हम्म। देन मेरे को नेक्स्ट ईयर तो करना ही करना था, तो तब से जो सीपी स्टार्ट हुआ वो टर्निंग पॉइंट था, और तब से मैंने करते गया। ओके, एंड एक फ्रेशर जब होगा, समझो फर्स्ट या सेकंड ईयर का होगा, अभी तो थर्ड ईयर भी बोल सकते हैं, डीएसए एंड सीपी को कैसे अप्रोच करना चाहिए? समझो उसको स्क्रैच से शुरू करना है, तो कहाँ से करें? मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि वो सीपी करे डीएसए से अच्छा, क्योंकि उनके पास अभी एक दो 2 से 3 साल का समय है ना, जब हम्म। तक फोर्थ ईयर एंड नहीं हो जाता। हम्म। तो तब तक वो सीपी बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में अच्छी रैंकिंग्स ला सकते हैं और फिर ऑफ कैंपस भी बहुत बढ़िया जॉब्स निकाल सकते हैं। हम्म। अभी हम देखते हैं कि पुणे मुंबई के कॉलेजेस में से बहुत सारे सीपी वाले ऐसे बच्चे हैं कि जिनको बहुत अच्छे अच्छे पैकेज लगे, और हाँ। ये हर साल कंसिस्टेंट हो रहा है और ये चेंज दिख रहा है अभी। तो अभी भी हमारे कॉलेज से कृष्णा है, उसको कल ही हाँ। सिस्को का ऑफर आया। हाँ। तो मेरे को लगता है कि जिनके पास टाइम है बहुत ज़्यादा, वो इस पे काम कर सकते हैं और अच्छे प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। हम्म। पर जो थर्ड और फोर्थ ईयर में है, हम्म। उनके पास इतना समय नहीं है
कि वो सीपी करे और अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। हम्म। अभी कंपनीज आ ही रही है, उनके लिए स्टार्ट ही हुए हैं, तो हाँ। उनको डीएसए पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यूज में हमें डीएसए ही पूछने वाले, ना कि सीपी पूछने वाले। राइट। अभी क्राउड स्ट्राइक भी आया था, उन्होंने लीड कोड मीडियम से लेके हार्ड तक के भी पूछे थे क्वेश्चन। हाँ, तो लीड कोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक एक्सपीरियंस देता हूँ, 2-3 बच्चों से बात की जिनका गूगल के लिए पहला एचआर से इंटरेक्शन हुआ था। तो गूगल का प्रोसेस ऐसा रहता है कि इंटरव्यू से पहले ओए नहीं रहता, एचआर का एक कॉल आता है और 10 to 15 मिनट का डिस्कशन होता है। तो उसमें वो पूछते हैं कि हमने डीएसए के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, और स्पेसिफिकली बोलते हैं कि सीपी के मत बताओ, सिर्फ डीएसए वाले बताओ। ओके। और अगर हमने 500 से कम आंसर दिया तो वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। अरे भाई, ये तो क्रेजी है, मैंने पहली बार सुना। हाँ, कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो तुम डीएसए एंड सीपी के लिए रेकमेंड करोगे, कोई शीट या प्लेलिस्ट? तो डीएसए के लिए तो बेस्ट ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर शीट में सारी चीज़ें कवर है जितने की हमें इंटरव्यूज के लिए ज़रूरत हम्म। है। ऑलमोस्ट गूगल या इक्वेलेंट टू गूगल सारी कंपनी उससे बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछती। हम्म। और जब सीपी के बारे में पूछे तो CP31 शीट है, हम्म। देन तुम्हारे पास यूसाको गाइड है, हम्म। CSCS है, और हर टाइम 4 प्लेटफॉर्म से चारों प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंटली कॉन्टेस्ट देना है, लाइक लीड कोड, एड कोडर, कोड कोर्सेज एंड कोड शेयर। आई गेस दिस इज मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा हो भी नहीं पाता एक भी। ओके। तो अगला क्वेश्चन प्लेटफॉर्म्स का ही था, लेकिन आई गेस तुमने कवर कर ही दिया। लिट कोड, कोड शेफ, कोड प्रोसेसर, ऐड कोडर, वही मेन प्लेटफॉर्म है इसे। एंड टू यू, व्हाट शुड अ पर्सन फोकस ऑन? ओनली डीएसए एंड सीपी के फिर डीएसए प्लस कोर नॉलेज? क्योंकि जो लोग फुल टाइम सीपी में घुसते हैं उनको इतना इनफ टाइम नहीं मिलता कि वो शायद सारे चीजें कर पाए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो डिवाइड क्या करना चाहिए? ओके, तो मेरे को इसमें लगता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे कंपनी आती है, MSCI हो गई या कोई भी सिटी बैंक हो गई, या नॉर्मली जो कंपनी आती है 10 to 15 LPA देती है, हम्म। तो वो इतना डीएसए एक्सटेंसिवली उनको चाहिए नहीं रहता। हम्म। उनको क्या चाहिए रहता है कि हमारा कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हो, इतना ही उनका रिक्वायरमेंट रहता है। हम्म। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम होते हैं हर सेमेस्टर के, तो तब हमें सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स तो होते ही है। हम्म। तो जब एग्ज़ाम होता है उसी मंथ या एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर कर लो। बहुत अच्छे लेवल पे ना ही सही, एवरेज अबव एवरेज लेवल पे कवर कर लो, हम्म। एंड बाकी टाइम पूरा डीएसए या तुम्हें जो भी करना है ओपन सोर्स उसमें दे। ओके। लाइक यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एट द एंड तुम्हें एक तो प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए कॉलेज से, और हाँ। पूरा का पूरा ऑफ कैंपस पे तुम डिपेंड नहीं कर सकते। हम्म। तो कोर सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सब चीज़ें। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोई इनसाइडर सोर्स था जिसने मुझे बोला है कि तुम स्टार्टिंग में अपने कोडिंग प्रोफाइल्स छुपा के रखते थे। तो तुम हाउ डिड यू मैनेज टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, किसी और का क्वेश्चन है, तुमको पता चल जाएगा। ओके, तो मैंने कोडिंग प्रोफाइल से हाइड नहीं किया था, मेरे को ज़्यादा अटेंशन चाहिए नहीं था हाँ। स्टार्टिंग में। तो जैसे ही मतलब मेरे रैंकिंग्स बढ़ने लगे या कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जीतने लगा, हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली प्रोफाइल्स बाहर ही आ गए। तो उसको छुपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वैसे। ओके। पर जिसका मैंने इंटेंशनली नहीं छुपाए थे वैसे। ठीक है, उसको अपन बाद में देखते हैं फिर इसके बाद। हाँ, हाँ, एंड ये कि प्रॉब्लम ऑफ एआई एंड चीटर्स इन कोडिंग कॉन्टेस्ट में एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कोडशेफ पे जब कॉन्टेस्ट देता हूँ ना, तो अगर मैंने शायद 6 या 8 महीने पहले सेम रिजल्ट्स लाए होते ना, तो शायद मेरा रेटिंग थोड़ा सा और जल्दी बढ़ता कंपेयर टू अभी जो होता है ना। तो ऐसा होता है कि बहुत लोग चीटिंग ही करते हैं, स्पेशली ऑनलाइन। ऑफलाइन कॉन्टेस्ट में तो प्रॉक्टरिंग हो जाती है, आईसीपीसी में भी रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन ये कॉन्टेस्ट में आजकल चीटिंग बहुत बढ़ती है। तो उसके लिए तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तो मोस्टली ये मैं कहूँगा कि तुम्हें रैंकिंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम्म। तुम्हें ध्यान इस पे देना है कि लास्ट डे तुम कैसा कर रहे थे, आज कैसा कर रहे हो, या 4-5 महीने पहले तुम कैसे कर रहे थे, आज तुम्हारा नॉलेज कहाँ पे है, तुम किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिस लेवल पे तुम कंफर्टेबल हो उससे एक लेवल ऊपर बढ़ पा रहे हो और नहीं बढ़ पा रहे हो, हम्म। उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि
अभी तो कैसा है कि हम चीटर्स को रोक नहीं सकते और हाँ चीटिंग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लाइक था कि मैं ड्यू टू डी अगर कर दिया तो हाँ। मेरी रेटिंग बहुत जल्दी बढ़ जाती थी, क्योंकि एआई डी सॉल्व कर ही नहीं पाता था। हम्म। पर अभी वैसा सीन नहीं है, अभी कोई हाँ सा भी क्वेश्चन हो एआई सॉल्व कर लेता है। सही। तो मोस्टली मेरे को लगता है मैं भी अभी रेटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करता, और हम्म। कंपनीज भी शायद रेटिंग पे अभी फोकस नहीं करेगी। वो ऑफलाइन कॉन्टेस्ट, जैसे कि तुम कोई सा कॉम्पिटिशन जीत रहे हो, आईसीपीसी हो गया, डबल आईसीपीसी हो गया, वैसी चीजों पे ज्यादा फोकस अभी बढ़ेगा। हम्म। और जैसे भी चीटिंग करके भी अच्छे रैंकिंग्स भी लाए तो उसका ज्यादा फायदा होगा भी नहीं आगे सही। फ्यूचर। हाँ। और हर किसी को भी इतना सोचना नहीं चाहिए चीटिंग पे, हम्म। सिर्फ इतना देखना चाहिए कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे, बस। सही। ओके। सही बात है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैन यू शेयर एनी कोडिंग कंपटीशन और इंटरव्यू एक्सपीरियंस दैट यू हैव? आईसीपीसी का इसके बाद स्पेसिफिकली कवर करते हैं, अदर देन दैट इफ देयर इज समथिंग यू वुड लाइक टू शेयर। ओके, तो मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक शेयर करना था, वो था कि कॉन्ट फेस्ट का एक्सपीरियंस था। हम्म। कि कॉन्ट फेस्ट में क्या हुआ था इस साल कि जो एक्सक्लूसिवली आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए था कि ओके। नहीं। और उन्होंने क्या किया था कि 10 सीट्स रिजर्व की थी ऑनलाइन के लिए। सो हम्म। अगर तुम इंडिया के टॉप 10 में आ गए ऑनलाइन सीट्स में, तो ही तुम रीजनल्स में आ सकते हो। हम्म। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि तुम वीडियो भी रिकॉर्ड कर लो, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करने से हो जाता। पर मैंने क्या किया था, 2 कैमरों से वीडियो भी रिकॉर्ड किया था पूरा, हम्म। और मैंने रैंकिंग भी अच्छी ले आई। सो उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो उनको जेन्यून कैंडिडेट्स पसंद आते हैं। इस वजह से मेरा इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 8 आ गई थी कॉन्टेस्ट में। ओके। तो उसके वजह से मेरे को रीजनल में जाने का मौका मिला। और उसके बाद रीजनल्स में अच्छे खासे मतलब डी शॉ कंपनी आई थी, लाइक क्वांट फर्म्स भी थे। तो डी शॉ एक्सक्लूसिवली फोर्थ ईयर के लिए आती है हम्म। डबल आईसीपीसी में। हम्म। तो वहाँ पे अगर फोर्थ ईयर में किसी का होता है तो बहुत अच्छा चांस है कि उनको इंटरव्यू कॉल मिल ही जाएगा डी शॉ ओके। से। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मैं रीजनल के लिए आईआईटी बॉम्बे गया था, हाँ। और लाइक मजा आया था। वाह। सही है। आईसीपीसी की भी बात करते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन कि व्हाट एग्जैक्टली इज आईसीपीसी फॉर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो आईसीपीसी क्या रहता है, एक सीपी का कंपटीशन है जिसमें हर कॉलेज से सिर्फ टॉप 2 टीम्स या टॉप 1 टीम्स ही compete कर पाती है, मतलब क्वालिफाई कर पाती है टू द रीजनल्स। इंडिया में 3 रीजनल्स होते हैं, वन इज अमृतापुरी, वन इज चेन्नई, वन इज कानपुर। और हर जगह लिमिटेड सीट्स रहती है। चेन्नई में सिर्फ 110 सीट्स हैं, कानपुर में अबाउट 100 सीट्स हैं, और अमृतापुर में इस साल बढ़ा दी गई। पिछले साल 200 थी, इस साल 300 सीट्स है। तो तुम्हें क्या करना रहता है प्रीलिम्स में, अपने कॉलेज से जो टॉप 1 या 2 टीम्स होती है वो इस रीजनल्स में जा पाती है। और जैसे कि आईआईटीज हो गई, वो सारे कॉलेज हो गए, उनसे रैंकिंग्स बहुत बढ़िया होती है, तो उनकी भी टॉप 2 टीम्स ही वहाँ रहती है। हम्म। तो जैसे कि हमारे जो टीयर 2 कॉलेजेस से, वहाँ के बच्चों को ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू आईआईटीज, क्योंकि हाँ। आईआईटीज की टॉप 2 टीम्स और अपने यहाँ के टॉप 2 टीम्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हाँ। देन देन अगर हम आईसीपीसी रीजनल्स तक पहुंच पाते हैं तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है फैंग कंपनीज के लिए। जैसे भी लिंक्डइन पे तुम किसी को भी अप्रोच करोगे और तुम उन्हें बता दोगे कि तुम आईसीपीसी रीजनल जाके आए हो, तो तुम्हें मोस्ट लाइकली चांस है कि वो तुम्हें रेफर कर देंगे हम्म। फॉर एनी पोजीशंस। और अ, जो आईसीपीसी होती है वो सोलो कंपटीशन नहीं होती, ग्रुप ऑफ 3 रहता है पार्टिसिपेट करने के लिए, और तुम्हें एक गाइड भी चाहिए रहता है अपने कॉलेज का, एक प्रोफेसर। हम्म। और देन जब तुम रजिस्टर करके तुम रीजनल्स तक जा पाते हो, तो वहाँ पे हर कॉलेज की बेस्ट टीम आई रहती है, और वहाँ पे तुम्हें पार्टिसिपेट करके अगर तुम टॉप 10% टीम्स में आ जाते हो तो तुम्हें आईसीपीसी एशिया वेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ओके। एंड तुम्हारा आईसीपीसी एक्सपीरियंस कैसा रहा था? तो पिछले साल मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस साल मुझे पता था कि मेरी टीम सबसे बेटर है, क्योंकि मेरी टीम में मैं था, वेदांत दादा थे हम्म। और अथर्व थे। सो हम तीनों 3 एक्सपर्ट टीम थे, और हमने प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन करके फिफ्थ भी हो ही गया था, हम्म। एंड लाइक ऑल इंडिया रैंक ऑलमोस्ट 200 के पास आए थे।
देन जब हम क्वालिफाई कर गए अमृता के लिए एंड चेन्नई के लिए, तो सीन ऐसा हुआ था कि फिफ्थ से इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही थी वेदांत दादा और अथर्व दादा की। ओके। तो अमृता के लिए मुझे अकेले जाना पड़ा। तो हाँ। चेन्नई में हमने अपने कॉलेज की अभी तक की सबसे हाईएस्ट रैंक लाई, जो कि 47 थी, लाइक 110 टेम्स। क्रेजी। हमारी प्रीलिम्स में रैंक थी 200 समथिंग, पर उससे इम्प्रूव करके हमने 47 रैंक लाई। एंड ओके। देन अमृता में मैं अकेला ही था, तो अमृता में कुछ 200 रैंक्स थे आउट ऑफ 300 टीम्स। हम्म। वाह, मस्त है। और ये भी है कि और एक एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था कि चेन्नई में कैसा रहता है कि दो दो के एक रूम में दो दो लोगों को रखते हैं वो, हाँ। मतलब अकोमोडेशन उन्होंने दिया रहता है। तो साथ जो मेरा रूममेट था वो आईआईटी रुड़की का था, अच्छा। और वो भी थर्ड ईयर का ही था। तो उसका वो ये रूब्रिक में हो गया था अभी ओहो। इंटर्न के लिए। तो एससीपीसी में तुम्हारे ऐसे कनेक्शंस बन जाते हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे है। हाँ, तो वो एक स्पेशली। बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। हाँ, और आईआईटियंस का मतलब लेवल देख के अपने को भी ऐसे थोड़ा मोटिवेटिंग लगता है कि हम्म। वो जो कर रहे हैं अपने से एज पे, तो अच्छा लगता है देख के, सीखने मिलता है वो। हाँ, तो वही। और हाँ। ये अपना मोटिवेशन भी बढ़ जाता है, जैसे हाँ, कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट का ही था कि जब कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है ना, स्पेशली ऑफलाइन, तो उसमें क्या होता है कि जो सीपी वाले लोग होते हैं वो तो रेगुलरली पार्टिसिपेट करते ही है। तो उसमें ऐसा होता है, समझो पुणे का एग्जांपल दिया तो हर 15 या 20 कॉन्टेस्ट में से 12 या 13 में तो वो फिक्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, जो बेस्ट बंदे होते हैं। एंड उसमें उसको ऐसा लगता है कि वो लोग तो आ जाते हैं 5-6 टीम्स, तो वो ही हमेशा जीतते हैं, तो वो कभी जीत हम्म। नहीं पाता है। तो मतलब उसका क्वेश्चन ये है कि अ, ऐसे ऑफलाइन कॉन्टेस्ट के लिए उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा जीतना चाहिए, लेकिन मतलब जैसे तुमने बताया कि एक्सपीरियंस और खुद का पर्सनल ग्रोथ भी देखना चाहिए। तो ये स्पेसिफिकली ऑफलाइन कॉन्टेस्ट के लिए तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ओके। तो मेरे को ये लगता है कि तुम्हें हर बार पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए, और इस पे मत फोकस करो कि तुम जीते या हारे। इस पे फोकस करो कि तुम पिछले कॉन्टेस्ट में रैंक टॉप 10 में थे, आज तुम टॉप 7 टॉप 6 में आ पाए या नहीं आ पाए। और हम्म। कुछ कुछ कॉन्टेस्ट है, जैसे कि अपने आप प्रज्ञा हुई अभी, हाँ। उसमें स्पेशली जूनियर्स कैटेगरी भी रहती है, जिसमें सिर्फ हाँ। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को या फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए अलग से पूल बनाया जाता है, और हाँ। उसमें से विनर्स निकाले जाते हैं। एंड देन मेरे को ये लगता है कि तुम अभी जीत नहीं रहे हो, तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम इम्प्रूव कर रहे हो। तो 1 साल बाद 2 साल बाद तुम्हारा भी वही सिचुएशन होगा जो अभी जीत रहे उन लोगों हाँ। का है। तो अभी पे मत फोकस करो, सिर्फ इस पे फोकस करो कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पार्टिसिपेट करो, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लो। जैसे कि अभी कोड फेस्ट हो गया, कोड फेस्ट में टॉप 600 बच्चों को लिया था उन्होंने रीजनल्स के लिए। हम्म। तो तुम ऐसा सोचो कि इस साल नहीं पर अगले साल में टॉप 600 में आ जाऊंगा, हम्म। उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। राइट। इस साल सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दे दो, अगले साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाएगा वैसे। सही है। तो मतलब लॉन्ग टर्म उनको सोचना चाहिए थोड़ा। हम्म। हम्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर सम टाइम लोगों से ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। एक एग्जांपल देता हूँ, समझो एक स्टूडेंट अभी कोड फोर्सेस पे समझो 900 या 1000 रेटिंग का सवाल करता है, एंड फिर एक पॉइंट के बाद उसके वो कंफर्टेबली होता है, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं जा पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए? मोस्टली मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर मैं दिन के एक सर्टेन लेवल, अभी लेट्स से इट इज 1500, हम्म। अगर दिन के 1500 के मैं 3 सवाल इजीली कर पा रहा हूँ, हम्म। तो मैं 1500 का एक भी सवाल नहीं करता, मैं डायरेक्टली 1600 पे जंप करता और उसके सॉल्व करने के लिए लगता। ओके। तो मोस्टली अगर कोई 900 या 1000 पे है तो उसको बहुत बड़ी जंप लेने की जरूरत नहीं है, वो 1100 ट्राई करते चले। हम्म। और जैसे कि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है तो उसको डिफिकल्टीज होगी होगी। हाँ। कब तक ट्राई करे, जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाता। जब तक हम कंफर्टेबली सॉल्व कर रहे हैं तो हम इम्प्रूव नहीं कर रहे। राइट। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो तो अच्छी बात है कि हर क्वेश्चन के साथ तुम इम्प्रूव करते चले जाओगे। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि
बहुत ही सारे वेरिएशंस है, बहुत ही टाइप की प्रॉब्लम्स है, वैसा भी नहीं है। अगर तुम करते रहोगे, हम्म। थोड़े दिनों के बाद, 1 महीना 2 महीने के बाद, एक रेटिंग पे तुम्हें लगने लगा कि ये पैटर्न मेरे को पता है। हम्म। हर मतलब सारे के सारे नहीं तो 70 to 80% पैटर्न्स तो तुम्हें समझ आ ही जाएंगे। हम्म। तो फर्स्ट टाइम जब करते हैं तुम सॉल्व भी नहीं कर पाते हो तो भी वो ओके है। हम्म। ऐसा सोचना नहीं है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें सिर्फ ट्राई करते रहना हम्म। है। और ज्यादा अबो लेवल के नहीं करनी है, ज्यादा बिलो लेवल के नहीं हाँ। करनी है, तुम्हारे लेवल से जस्ट ऊपर करनी ओके। तो मेरा वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज कि तुम्हारे अभी नेक्स्ट गोल्स क्या है? है। नेक्स्ट गोल्स अभी तो पता नहीं है, पर अभी थोड़े टाइम के लिए मैं सीपी तो करते रहूंगा। हम्म। और आईसीपीसी हो गया, उसमें नेक्स्ट ईयर मतलब मेरे लास्ट आईसीपीसी होगी वो, हाँ। तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड देन अभी मैं इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे कि हम्म। फोर्थ ईयर में एसडी के लिए ऑफ कैंपस में करना होगा, तो हाँ। अभी से प्रिपरेशन लगेगी। मेरा कोर अभी वीक है, तो उस साइड पे थोड़ा सा फोकस करना है अभी। फिर सिस्टम डिज़ाइन हो गया हाँ। और लो लेवल डिज़ाइन हो गया, उस पर हम्म। भी थोड़ा फोकस करना हाँ, जेंडस ने पूछा था ना, सिस्टम है। डिजाइन। हाँ। तो एक आखिरी क्वेश्चन यही है कि तुम्हारे साइड से एक बिगिनर के लिए क्या बोलना चाहोगे? तो बिगिनर के लिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि सीपी लाइक तुम अगर 10 दिन के लिए ट्राई करके छोड़ दिया, वैसी चीज़ नहीं है। हम्म। मोस्टली अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो उसको एटलीस्ट 1-2 महीना दो, ट्राई करो, चीज़ें समझो। देन अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो करो। प्लेसमेंट के हिसाब से मत करो, क्योंकि अगर तुम प्लेसमेंट के हिसाब से करते रहोगे तुम अच्छे लेवल पे कभी पहुंच नहीं पाओगे। हाँ। और ये है कि सीपी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डीएसए कर लो, जैसे कि एचटीएल हो गया, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, हम्म। वो सारी चीज़ें कर लो। लाइक एचटीएल ही सिर्फ उतना ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। और कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं सी प्लस प्लस रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के सी प्लस प्लस में ही अवेलेबल है। राइट। तो वो तुम्हें बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है जब तुम जैसे आगे बढ़ते चले जाते हो। हम्म। और मोस्ट ऑफ द कम्पिटेटिव प्रोग्रामर सी प्लस प्लस में ही करते हैं। हाँ। तो ये मेरा सजेशन है फर्स्ट ईयर के बच्चों हाँ, मेरी तरफ से सिर्फ एक लाइन है कि प्लीज एआई और चीटिंग मत यूज करना। को। हाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि खुद मेरे, से ऑनेस्ट रहो। हाँ, बहुत बार ऐसा देखा है मैंने कि ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज है, मतलब एक कुछ क्लिक हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो बोलते हैं कि चलो एक बार बस हिंट मांग लेते हैं। तो वैसा प्लीज मत करना, बाकी लोग के लिए डिमोटिवेटिंग होता है वो। बाकी लोग के लिए भी और खुद के लिए क्या होता है कि अगर तुम्हें वो आदत पड़ गई ना, तो हाँ। तुम उस पर रिलाई कर जाओगे कि अगर मेरे को नहीं आया तो मैं ये कर दूंगा, तो तुम कभी सोच ही नहीं पाओगे और उस लेवल से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ। जो ओके। खुद से एंड तक ट्राई करते रहते हैं ना, वो हाँ। सबसे पहले इम्प्रूव कर जाते हैं। राइट। तो थैंक यू सो मच विश्व तेज फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड ये मतलब मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन था। तो आई होप कि जो लोग देख रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं, मतलब हम फोर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन होपफुली उन्होंने कुछ बहुत यूनिक सीख और समझा होगा। एंड किसी को डाउट होगा तो विश्व तेज का लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो तुम विश्व तेज को लिंक्डइन पे मैसेज कर दो और फॉलो कर दो उसको भी, और मेरा भी डाल दूंगा। मेरे को भी फॉलो कर देना। तो थैंक यू विश्व तेज। थैंक यू, थैंक यू हर्ष, चलेगा। इट वॉज ग्रेट टू interact with